गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग वर्ग सप्तम के हिस्ट्री बुक का अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स। हिस्ट्री का बुक है, पहला चैप्टर का ये हेडलाइन है ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स। पहले इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका अभिप्राय हुआ, तात्पर्य हुआ कि 1000 वर्षों के दौरान कौन कौन से चेंज आए, उसको पहचान करना है, उस चेंज को ट्रेस करना है, पहचान करना है 1000 वर्षों के दौरान। बच्चों, आपको मैं बता दूं, 1000 वर्षों का काल अपने आप में एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। इसमें भाषागत शैलियों का अर्थ बदल जाता है, जिसको हम लोग, आप लोग क्षत्रिय भाषा में कुछ और बोलते हैं, हिस्टोरियन कुछ उसे और समझ लेते हैं, फिर उसका निरूपण लेखन बुक में कुछ और ढंग से करते हैं, और 1000 वर्षों के बाद उस टर्म का, उस टर्मिनोलॉजी का, उस शब्द का अर्थ कुछ और हो जाता है। तो हिस्टोरियन के सामने यह एक समस्या आ जाती है कि इतिहास लेखन किस तरह से करें। उस समय जिस शब्द का जो अर्थ होता था, उस शब्द के अर्थ का निरूपण अपने किताब में किस तरह से करें, यह भी हिस्टोरियन के लिए एक समस्या है, और यह भी इतिहास लेखन का एक पार्ट बन जाता है। उसी के बारे में फर्स्ट चैप्टर दिया गया है कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन आए, जो चेंज आए, उसको हिस्टोरियन के द्वारा कैसे चिन्हित किया जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है टेक ए लुक एट मैप्स फर्स्ट एंड सेकेंड। मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section produced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different, even though they were the same area. यहाँ पर मैप 1 और मैप 2 दिखाया गया है। एक मैप को अरब जोग्राफर, जिसका नाम अल-इदरीसी है, उसने बनाया। पहले बच्चों आप ये जान लीजिए, कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? जो इंसान, जो आदमी मैप बनाता है, चाहे जिस हिसाब से बना दे, समझ लीजिए, ए पर्सन हु मेक मैप्स, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। एक आदमी जो मैप बनाता है, चाहे उस समय के दृष्टिकोण से या वर्तमान समय के दृष्टिकोण से गलत हो, सही हो, उस पर नो कमेंट, वह कार्टोग्राफर कहलाता है जो मैप बनाता है। 2 तरह का मैप है, मैप 1, मैप 2। मैप 1 को अल-इदरीसी ने बनाया 1154 ईस्वी में, उसके 1154 BC में। उसके बाद एक आ जाता है फ्रेंच कार्टोग्राफर, 1720 ईस्वी में बनाया। एक ही एरिया, चाहे इंडिया के बारे में कहें या क्या कहते हैं श्रीलंका, या उसके सब कॉन्टिनेंट पार्ट को, जल थल जो भी है, जो उन्होंने बनाया, दोनों एक ही क्षेत्र का, एक ही एरिया का, दोनों 2 तरीके से बनाए। The two maps are quite different even though they were same area. दोनों ही मैप बिल्कुल अलग तरह के थे। In अल-इदरीसी मैप, साउथ इंडिया is where we would expect to find नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज आइलैंड एट द टॉप। अल-इदरीसी का जो मैप है उसमें आइलैंड को ऊपरी टॉप पर दिखाया गया है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया, पहले साउथ इंडिया को ऊपर में दिखा दिया गया, तब नॉर्थ इंडिया को दिखाया गया। देयर इज सो मेनी डिफ़िकल्टीज, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। अल-इदरीसी ने जो भी उसमें स्थान का नाम लिखे हैं, वो सारे के सारे अरबी भाषा में हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इसी में जुड़ा हुआ है, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन मेन एज कन्नौज। स्पेलिंग में भी अंतर है। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। लगभग 600 वर्षों के बाद दूसरा मैप बनाया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, ठीक है। विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। उनका जो मैप बनाया गया है
बिल्कुल अल्दरिसी मैप से भिन्न है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। निश्चित रूप से इस मैप में जो हम लोग यूज करते हैं भारत के तटीय क्षेत्रों को दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन द वॉयज। और उस मैप का जो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया, उस मैप का यूरोपियन सेलर और मर्चेंट के द्वारा अपने वॉयज नौ यात्रा के दौरान इसका यूज करते थे। लगभग वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है मैप, इसीलिए इसका अपना यूज करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्टोग्राफी का जब हम अध्ययन करेंगे तो समय बढ़ने के साथ साथ, कालखंड में अंतर होने के साथ साथ कार्टोग्राफी की विधि व्यवस्था, उसको बनाने का तरीका, उसमें वर्णन करने का तरीका भी बदल जाता है। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds। तो निश्चित रूप से उस समय जो उस काल में जो हिस्टोरियन लिखेंगे और फिर बदलते परिवेश में बाद के हिस्टोरियन जो अपना सब्जेक्ट मैटर बुक में रखेंगे, स्वाभाविक है और निश्चित है कि सब्जेक्ट मैटर में अंतर होगा। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपनी बातों का मिलान करने के लिए अन्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, अन्य चीज़ों को ट्रेस करना पड़ेगा। यह निश्चित रूप से उनके लिए दिक्कत का विषय है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, यह विषय, यह सब्जेक्ट इसी इंफॉर्मेशन के बारे में, बीते हुए समय के बारे में हम लोगों को बताता है। नेक्स्ट टर्म है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इन द टेक्स्ट in which information is produced change with the time that about language and meanings। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण सूचना का बदलाव आता है मीनिंग लैंग्वेज लेकर के, और लैंग्वेज में निहित उसका मीनिंग लेकर के, भाषा और अर्थ, भाषागत अर्थ लेकर के बहुत अंतर आ जाता है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना हिस्टोरियन को करना पड़ता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज व्हिच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। समय बदलने के साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियन को उस हिसाब से अन्य चीज़ों से मिलान करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है। मेडाइवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। जान लीजिए, मध्यकालीन जो पर्शियन भाषा का अर्थ है या यूज करने का जो तरीका है वो मॉडर्न पर्शियन से भिन्न है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। समय बीतने के साथ साथ जितने भी भाषा हैं, तो पहले बच्चों जान लीजिए जिसका भाषा होगा उसका ग्रामर होगा। तो मेडिएवल पर्शियन का जो ग्रामर है, जो वोकैबुलरी है, वह मॉडर्न पर्शियन के मीनिंग से मेल नहीं खाता है, बहुत अंतर दिखाई देता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण में दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। जो आज के प्रदेश में हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिसको हम इंडिया के रूप में भी समझते हैं, और वर्तमान समय में यह नेशन स्टेट की अवधारणा के साथ जुड़ जाता है। When the term was used in 13th century by मिन्हाज स्वराज। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान टर्म का उपयोग, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग मिन्हाजी स्वराज, जो एक इतिहासकार हैं, क्रॉनिकल इतिहासकार हैं, जिन्होंने पर्शियन भाषा में इस बुक को लिखा है 13वीं शताब्दी में। निश्चित रूप से जो आज हिंदुस्तान का अर्थ निकलता है, उस समय हिंदुस्तान का अर्थ नहीं निकलता होगा। He meant the areas of पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड जमुना। आपको जानकर आश्चर्य होगा प्यारे बच्चों के मिन्हाजी स्वराज जो इतिहासकार थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए इस टर्म का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने वैसे क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जो पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र द्वाब के नाम से जाना जाता था। मात्र उतने ही क्षेत्र के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया। क्या आज के अर्थ में ये प्रासंगिक है? हिंदुस्तान का अर्थ तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए लिया जाता है, ये अंतर होता है। ही यूज्ड अ टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वेर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। कहने का मतलब है साथ ही साथ दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जो केवल नॉर्थ इंडिया तक में ही, स्पेशली नॉर्थ इंडिया तक ही उनका शासन रहा,
ऐसे डोमिनेंट एरिया के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग करते थे। फिर इसमें सवाल उठता है तो साउथ इंडिया इसमें नहीं आता होगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का मीनिंग आज के संदर्भ में फिर नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। The areas included this term shifted with the extent of the Sultanate by the term never include South India. By contrast, in the early 16th century, बाबर used Hindustan to describe the geography. 16वीं शताब्दी में आकर के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का ही वर्णन किया है। द fauna and the culture, the inhabitants of the subcontinent. बाबर ने यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देख करके, ठीक है, जीव जंतु मनुष्य के रहन सहन और यहाँ के क्या जैव विविधता को देखते हुए इस सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। एज वी सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समव्हाट सिमिलर टू द वे द 14th century पोएट अमीर खुसरो यूज्ड टू हिंद। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इसी के अर्थ में मिलता जुलता अमीर खुसरो ने अपने किताब में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, बाद में चलकर वही हिंद शब्द के विचारधारा से इंडिया का जन्म हुआ। The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. आज जो हम लोग हिंदुस्तान शब्द का अर्थ निकालते हैं या उसका पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग निकालते हैं, वास्तविक रूप से अंग्रेजों के आगमन के बिफोर कभी उस ढंग का मीनिंग निकला ही नहीं। तो निश्चित रूप से हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखते वक्त, अपने बुक लिखते वक्त इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, उन्हें इसका अर्थ समझना पड़ता होगा और उस अर्थ को बदलते परिदृश्य में सामंजस्य बैठाना पड़ता होगा। Next paragraph, historian today have to be careful about the terms they use become the meant different things in the past. Historian आजकल जब अपना बुक लिखते हैं तो बहुत ही सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि पास्ट टाइम में जिस चीज़ के लिए टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, उस टर्मिनोलॉजी के लिए आज के संदर्भ में उस टर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके लिए फिर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उसके मीनिंग से मेल खाता है। टेक फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ए सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, एक जैसे मान लीजिए कि फॉरनर शब्द पर हमको मीनिंग निकालना है। इट इज़ यूज टूडे मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। वर्तमान समय में हम लोग फॉरनर उसी को कहते हैं जो इंडियन नहीं है। बट इन द मेडिएवल पीरियड ए फॉरनर, आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि मध्यकालीन समय में फॉरनर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज। मेडिएवल इंडिया में, मेडिएवल सोसाइटी में ऐसे प्रत्येक आदमी को फॉरनर कहा जाता था जो गांव में भी अजनबी सा दिखते थे, जो गांव में दिखाई नहीं पड़ते थे। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समाज में जो व्यक्ति समाज का या कल्चर का अंग नहीं होता था वह फॉरनर कहलाता था। तो निश्चित रूप से उस समय के अर्थ में, फॉरनर के अर्थ में और वर्तमान समय के फॉरनर के अर्थ में आकाश और जमीन का अंतर है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन इन पर्सियन अजनबी। ठीक है, आज के संदर्भ में फॉरनर का अर्थ परदेसी के रूप में लेते हैं और पर्शियन भाषा में इसको अजनबी कहते हैं। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव टू रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनर। शहर में रहने वाले लोग इसीलिए जंगलों में रहने वाले लोग के लिए विदेशी थे, फॉरनर थे, और जंगलों के रहने वाले लोग के लिए शहरी ये फॉरनर थे। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स इन ईच अदर। परंतु दो किसान जो सेम गांव में रहते थे वो विदेशी नहीं कहलाते थे एक दूसरे के लिए। इवन दो दे हैव दे डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड, भले उनका धर्म जाति अलग अलग बैकग्राउंड का हो, लेकिन एक गांव में रहने वाले लोग फॉरनर नहीं कहलाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि उस समय का टर्मिनोलॉजी और वर्तमान समय के टर्मिनोलॉजी में बहुत कुछ अंतर आ जाता है, जिसको इतिहास लेखन में प्रयोग करते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना पड़ता है ताकि उनके छिपे हुए
उनके छिपे हुए अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो और उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थिति को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। फिर बंद करें। अगले सब टॉपिक के रूप में है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनको मिलने वाले या प्राप्त होने वाले सोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड देयर नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इतिहासकार अपने लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के सोर्स का अध्ययन करते हैं जो उनके बीते हुए समय के लिए, बीते हुए कालखंड के अध्ययन के लिए और खोज छानबीन की प्रकृति के अनुसार जो उनमें सहायक होते थे, ऐसे सोर्स के खोज में हिस्टोरियन लगे रहते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। आप पिछले क्लास में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में जाने होंगे। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फ्लोइंग 1000 ईयर्स। आप इस पुस्तक में लगभग 1000 वर्षों के बारे में जानेंगे। फ्रॉम रफली 700 टू 1715, 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक। वी विल नोटिस सम कंटिन्यूसली इन दिस सोर्स used by a historian for the study of this period. They still rely of coins, inscription, architecture and textual records for information. इतिहासकार अपना मटेरियल, अपना इंफॉर्मेशन कॉइन के जरिए, इंस्क्रिप्शन के जरिए, आर्किटेक्ट के जरिए और टेक्सचुअल रिकॉर्ड अपने इंफॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ इकट्ठा करते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी विचारणीय प्रश्न यह है कि इन सब चीज़ों में जो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, डिसकंटिन्यूटी है। पूरे कालखंड के लिए एक जगह पर एक तरह का मटेरियल नहीं मिलता है, डिसकंटिन्यूटी है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से, तेजी से विभिन्न प्रकार के टेक्सचुअल रिकॉर्ड में वृद्धि हुई। कारण इसका यह था कि सभी राजा लोग अपने दरबार में ऐसे कवियों को, लेखकों को स्थान दिया करते थे जो उनके अनुसार इतिहास लेखन करते थे। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे पत्राचार की संख्या भी बढ़ गई जिसको सहेज कर रखा जाता था और वो भी हिस्टोरियन के लिए एक सोर्स का काम करता है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। निश्चित रूप से ये सब चीज़ इतने इम्पोर्टेंट हो गए रिटर्न मटेरियल कि अन्य जो इंफॉर्मेशन है वो घटते गए, क्रमशः घटते गए या उनका स्थान, उन सब चीज़ों का स्थान ये रिटर्न मटेरियल लेने लगा। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। निश्चित रूप से उस समय अन्य चीज़ों के बनस्पत कागज़ का दाम सस्ता होता था और आराम से मिल जाता था, मोर वाइडली अवेलेबल। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट। आम लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन करने के लिए कागज़ और कलम का प्रयोग करते थे। Chronicles of rulers, letters, teaching of sons, petitions and judicial records and for registers of the accounts and text. Manuscripts were collected by the wealthy people, rulers, monasteries and temples. हाथ के लिखे हुए अभिलेख को धनी मनी लोगों के द्वारा, शासकों के द्वारा, पुजारियों और पुरोहितों के द्वारा मंदिरों में रखे जाते थे। They were placed in libraries and archives. वे संग्रहालय में भी, पुस्तकालय में भी रखे जाते थे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information. Historian but they are also difficult to use. इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो हो जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उसको यूज करने की थी। किस तरह से यूज करें, कालखंड में किस टाइम के लिए उसको जोड़ करके किस तरह से
हम समयबद्ध तरीके से उस इंफॉर्मेशन का यूज करें, उस सोर्स का यूज करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। उसमें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। सबस्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, सब कुछ हाथ से ही लिखे जाते थे। इफ़ यू हैव इवन ए कॉपीड फ्रेंड्स होम वर्क यू विल नो दैट इज नॉट दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। मान लीजिए आप क्लास में हैं और जिस दिन आप नहीं आए, अपने साथी के साथ उसके रिटर्न मटेरियल को लेकर जब आप घर में लिखते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि कितना बड़ा कठिन काम होता है। तो उस समय भी जब मैनुअल स्क्रिप्ट लिखा जाता था तो निश्चित रूप से यदि उसका रख रखाव नहीं हो, जल जाए, खो जाए, पट जाए, फिर उसको सहेज कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड अबाउट फ्रेंड्स एंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। कभी कभी जब आप अपने मित्रों के लिखे हुए कॉपी को या लेटर को या हैंड राइटिंग को नहीं पढ़ते होंगे तो आगे पीछे शब्द को जोड़ करके, वस्तु स्थिति को, पढ़ाई का संदर्भ जोड़ करके आप गेस करते होंगे, अनुमान लगाते होंगे कि ये शब्द लिखा गया होगा। तो निश्चित रूप से जैसे ही आप गेस करते तो हो सकता है कि 100% आप गेस सही नहीं निकले, गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे ही आपके विचार में गड़बड़ दृष्टिकोण आया, अपने मन से मीनिंग निकाले, तो निश्चित रूप से मीनिंग बदल जाएगा। इतिहासकार कुछ सोच रहा है, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आप गेस करके कुछ और लिख रहे हो, तो निश्चित रूप से इतिहास लेखन में अंतर आ जाए। अर्थ में अंतर हुआ तो समझ जाइए कि इतिहास लेखन में अंतर आ जाएगा। As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. तो निश्चित रूप से आपके कॉपी में जो लिखा गया है वह मित्र के कॉपी से बिल्कुल अलग होगा, मीनिंग बदल जाएगा। Manuscript copying is somewhat similar as a subtitized copy manuscript. They also introduce a small changes, a word here, a sentence there. These small differences grow over centuries of copying until manuscript of the same text becomes substantially different from one another. कहने का मतलब है इसी तरह थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा चेंज, वर्ड का हो, कभी सेंटेंस का हो, हर एक कालखंड में होता होगा। तो हर एक कालखंड से गुजरते गुजरते जब वर्तमान समय तक आता है तो निश्चित रूप से उसके अर्थ में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अदर ऑथर टुडे। तो यह निश्चित रूप से कि गंभीर प्रश्न बन जाता है, गंभीर मसला बन जाता है, क्योंकि हाथ का लिखा हुआ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो उस समय का मिलता नहीं है। समय समय के दौरान, समय समय कालखंड के दौरान जो एक दूसरे से उतारते गए, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते गए, एक दूसरे का लिखते गए, तो ओरिजिनल चीज़ गायब हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज़ आगे बढ़ते जाता है। तो ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल जाने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर